So we are starting chapter number 4, that is agriculture of geography. अभी तक हम 3 चैप्टर कर चुके हैं and now we are starting chapter number 4. So this is one of the most common और एक बहुत कॉमन चैप्टर है. You must have studied in the 8th class, 7th class या 6th class की NCERT में आपने पढ़ा होगा. आपने ये जो चैप्टर है ना सिर्फ सोशल साइंस में बल्कि आपने साइंस में भी ये पढ़ा होगा. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर. ठीक है, आप में से आपकी फैमिली में से कोई इस सेक्टर में या इस फील्ड में अभी कोई काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा. ठीक है, उसका एक रीजन है. अच्छा बताइए, सबसे पहले एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आता है? जो 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं उनमें से किस सेक्टर में आता है? प्राइमरी सेक्टर. जैसे हमने पढ़े हैं 3 सेक्टर होते हैं, 9th में पढ़े, 8th में भी पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. तो ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है. ठीक है, आज से अगर कुछ साल पहले हम देखें, तकरीबन 40-50 साल पहले, या हमारा इंडिया जब आजाद हुआ था उस टाइम मैक्सिमम लोग किस सेक्टर में इन्वॉल्व थे? प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि इतने ज्यादा सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होते थे, तो लोगों के पास एक ही ऑप्शन था कि वो खेती करे. और इससे ये होता, एक और चीज फायदा होती थी कि मान लो अगर इनकम हो ना हो लेकिन अनाज मिल जाता तो जिससे वो खा के अपना सरवाइव करते थे. ठीक है, अब देखो आज के टाइम पे ये एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है. यानी बिना इसके तो ये कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं कि ठीक है ये नहीं होगा तो इस फील्ड में प्रॉब्लम आएगी या ये प्रॉब्लम आएगी. ये एक हमारी बेसिक नीड है. बताइए कैसे बेसिक नीड? एग्जैक्टली, खाना तो हम सभी खाते हैं ना. इसका कोई अल्टरनेट सोर्स है कि ठीक है ये नहीं खाना नहीं खाएंगे तो ये कर लेंगे, ऐसा कोई अल्टरनेट सोर्स हमारे पास नहीं है. ठीक है, तो ये अब मान लो अपने से हो सकते हैं, बोल सकते हैं कि हम तो नॉन वेजिटेरियन से, बट स्टिल वो ब्रेड का कंज्यूम तो करता है ना. ब्रेड क्या होता है? यानी रोटी. कहां से आती हो? एग्जैक्टली. तो यानी इसके बिना तो सर्वाइवल इम्पॉसिबल है. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ फार्मिंग. पहले ये याद रखना, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर. अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखो, एक होता है प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ठीक है, मैं ये लिख देता हूं. ठीक है, और सेकंड होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. लिख लिया? अब देखो, प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ये होता है कि एक छोटा फार्मर होता है. ठीक है, उसके पास छोटी जमीन होती है और बहुत बेसिक जो ट्रेडिशनल टूल होते हैं, कुल्हाड़ी और ये सब जो पुराने टूल्स होते हैं, उससे ये खेती करता है. ना किसी ज्यादा लेबर को हायर करता है. उसी की फैमिली वाले क्या रहते हैं, इसमें इन्वॉल्व रहते हैं. तो वो थोड़ा बहुत जो आउटपुट होता है या तो वो बेच देता है और अगर और इसके बाद अपनी फैमिली के लिए रख लेता है. ठीक है, यानी एक तरीके से ये बहुत बेसिक और छोटे लेवल पे होती है. ठीक है, फिर इसका अपोजिट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. अब ये होती है थोड़े बड़े लेवल पे. इसमें क्या होता है, बाहर से लेबर्स को हायर करते हैं. लेबर्स का मतलब पता है आप लोगों को? मजदूर को. अब वो चाहे वो डेली बेसिस पे हो या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो या वीकली बेसिस पे हो या मंथली, तो वो लेबर को हायर करते हैं, वो काम करता है. यानी इंटेंसिव प्रीमिटिव से एक लेवल बड़ी होती है. ठीक है, और फिर आता है कमर्शियल फार्मिंग. आपने सुना है कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है? देखो, जहां वर्ड कमर्शियल आ गया उसका मतलब क्या होगा? बिजनेस से रिलेटेड हो जाएगा. ठीक है, अब देखो कमर्शियलाइजेशन एक कॉमर्स से रिलेटेड वर्ड है. यानी देखो, जहां कमर्शियलाइजेशन हुआ ना, यानी उसका मेन मोटिव अब क्या रहेगा? ज्यादा से ज्यादा सेल्स करना और ज्यादा से ज्यादा क्या करना? अर्न करना. ठीक है, यानी पैसा कमाना उसका मोटिव रहेगा. अब कमर्शियल फार्मिंग में ये होता है कि उसका मकसद क्या है खेती करने का? पैसा कमाना. तो वो क्या चाहेगा? ज्यादा से ज्यादा हमारी क्या हो? आउटपुट हो. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसमें अनाज उगे, ज्यादा से ज्यादा मैं सेल्स करूं और मेरे को इनकम हो. तो इसमें क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं. फर्टिलाइजर्स पता है आप लोगों को क्या होता है? कुछ टाइप के केमिकल्स होते हैं जो कि खेती करते टाइम डाले जाते हैं. और फर्टिलाइजर्स में भी सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है? यूरिया. ठीक है, यूरिया आज के टाइम पे डाला जाता है खेती करते टाइम. ठीक है, और ये यूरिया कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसानों को. अब कई बार ऐसा होता है कि यूरिया की कमी होती है. ठीक है, यूरिया की शॉर्टेज हो जाती है, तो किसान लोग कई 2-2 3-3 दिनों तक लाइन में लगे रहते हैं जो गवर्नमेंट की मंडीज है वहां पे. ठीक है,
तो कई बार शॉर्टेज की सिचुएशन भी बन जाती है, ठीक है। इसीलिए ये यूरिया कई सेक्टर्स में दूसरे वर्क के लिए बैन भी कर देती है गवर्नमेंट, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? अब इसमें कमर्शियल फार्मिंग में ना सिर्फ फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, नए नए जो मेथड से, इनपुट से, हाई यील्डिंग सीड्स है, सीड समझते हैं आप लोग, बीज, इनका भी यूज होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक जाम है, इसका एग्जांपल मैं आपको कई बार ऑलरेडी दे चुका हूँ कि पहले आपने देखा होगा कि जो हम हमारे घरों के आसपास जाम के पेड़ हुआ करते थे, उसमें जाम कैसे होते थे, छोटे छोटे होते थे, बट अभी आप मार्केट में देखिए कितने बड़े बड़े आ रहे हैं। तो ये कैसे अचानक कैसे आया, ये डेवलप हुआ? देखो यूरिया का भी यूज होता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये कि नई क्रॉस ब्रीडिंग होती है, यानी नए नए इनोवेशन होते हैं, एक नई नई वेरायटी तैयार की जाती है। जैसे कि आपको मैंने एक और एग्जांपल दिया था, एक मार्केट में येलो कलर का तरबूज आ रहा है, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से क्रॉस ब्रीडिंग है, तरबूज की खरबूज की। तो ऐसे इनोवेशन होते हैं, और इसके लिए प्रॉपर क्या होती है, मैंने आपको बताया था, प्रॉपर रिसर्च होती है, प्रॉपर स्टडी होती है। और इंदौर में कहा होती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसकी प्रॉपर पढ़ाई होती है। आप चाहे तो 12th के बाद एग्रीकल्चर में अपना कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। फिर अब देखो एक टाइप होता है प्लांटेशन, समझ में आता है प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन, ये वर्ड तो सुना होगा ना, प्लांट, क्या होता है प्लांट? पेड़ पौधे। अच्छा, अब देखो प्लांटेशन एक टाइप का कमर्शियल क्रॉप है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक टाइप का पेड़ को उगाया जाता है, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है बनाना या बम्बू, ठीक है। अब ये उगाते हैं, और पूरी जमीन पे क्या होता है, सिर्फ इसी को उगाते हैं, ठीक है। जैसे अक्सर इनमें बागात आते हैं, बाग जो होते हैं ना, आम के बाग, जाम के बाग, ठीक है। सिर्फ एक टाइप के इसमें क्या होते हैं, पेड़ों को उगाया जाता है, ठीक है। फिर क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स तो आपको पता है कितने टाइप के होते हैं, पहले भी बताया कितने टाइप के होते हैं मेजरली क्रॉप्स? 3 टाइप के होते हैं ना, रबी, खरीफ और थर्ड। वेरी गुड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। इसमें से डेफिनेटली क्या आएगा, क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स में से भी आएंगे, और मेन क्वेश्चंस भी इससे बनेगा, रबी, खरीफ एंड ज़ैद। अब देखिए कंसेप्ट समझिए, जो रबी क्रॉप है, ठीक है, इसको विंटर क्रॉप भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कब बोए जाते हैं, अक्टूबर से दिसंबर। लिख लो अगर आप लोगों को लिखना हो तो, रबी अक्टूबर से दिसंबर में बोए जाते हैं, और फिर हार्वेस्टेड, यानी इनको कब, इनकी फसलों को काटा जाता है, अप्रैल से जून में, ठीक है, अप्रैल से जून में। फिर रबी के 2-3 एग्जांपल्स लिख लीजिए। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप पता है क्या है आपको? वीट। फिर कॉमा लिखे बार्ले, BARLEY, देन पी, PEAS, पीज, पी सुना है कभी? क्या होता? बार्ले, BARLEY। फिर पीस, शायद ये मटर को कहते हैं। फिर कॉमा ग्राम, ग्राम क्या होता है? चना। कॉमा मस्टर्ड, ठीक है। अब लिखिए आप खरीफ क्रॉप में, अब ये देखिए, ये इसको आप ये जो क्रॉप है ये मानसून पे डिपेंड करते हैं, यानी बारिश पे। तो ये बारिश की शुरुआत में बोए जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं बारिश की शुरुआत इंडिया में कब होती है? जून जुलाई लिख सकते हैं आप लोग। और हार्वेस्ट कब होते हैं, काटे कब जाते हैं? सितंबर अक्टूबर, ठीक है। अब इसके आप एग्जांपल लिखिए, पैडी, PADDY, कॉमा मेज, कॉमा ज्वार, कॉमा बाजरा। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है। एक और लिख लीजिए, सोयाबीन, सोयाबीन, कॉटन, जूट और बहुत सारे हैं, ठीक है, एटसेट्रा।
अब देखिए इन बिटवीन, अब जो ये मेन क्रॉप ये दो कहलाते हैं, और थर्ड जेड क्रॉप ये टेम्परेरी भी कह सकते हैं, टेम्परेरी एक फसल होती है। अब ये कब बोते हैं? रबी और खरीफ के बीच में, ठीक है, इन अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग समर, समर मंथ जो होता है उसमें ये जेड क्रॉप को बोते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल आप लिख लीजिए जेड क्रॉप के, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कॉमा वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। फॉडर समझते हो? FODDER, चारा, जानवरों को खिलाने के लिए। अब देखिए बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं और ये जो फील्ड है डे बाय डे ग्रोइंग है, ठीक है, मतलब इसकी डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। बताइए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है मार्केट में वो बढ़ रही है या कम हो रही है? बताइए क्यों बढ़ क्यों रही है? आप लोगों ने ज्यादा खाना शुरू कर दिया है क्या? एग्जैक्टली देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, पहले पॉपुलेशन 10 साल पहले कुछ और थी, उससे 10 साल पहले कुछ और भी कम थी, ठीक है, अब डे बाय डे क्या है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन एक और चीज समझिए आप, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है पर बताइए एग्रीकल्चर बढ़ रहा है क्या? अगर आप लोग देखेंगे कुछ एरियाज, अगर मान लो जिस एरियाज में अभी हम है, हो सकता है यहाँ पे 20-30 साल पहले एग्रीकल्चर की जमीन हो, यहाँ पे कॉलोनी कट गई हो, आप देख रहे होगे डे बाय डे जो शहर है वो क्या कर रहे हैं? फैलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये कॉलोनियां और ये जो हम रह रहे हैं ये सब चीजें कहाँ पे बस रही है? एग्रीकल्चर लैंड हो रही है ना, यानी एग्रीकल्चर की जमीन को हमने क्या करा? खत्म कर दिया एक तरीके से। तो इससे फिर प्रॉब्लम क्या हो रही है? खेती की जमीन कम हो रही है और उस पर सप्लाई का प्रेशर क्या हो रहा है? दिन ब दिन बढ़ रहा है, ठीक है। तो फिर अब कैसे सप्लाई फुलफिल हो रही है? बताइए, मतलब जमीन कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई के लिए जमीन क्या हो रही है? डे बाय डे कम हो रही है। तो कैसे फिर ये डिमांड को फुलफिल किया जा रहा है? बताइए। एग्जैक्टली फर्टिलाइजर्स को यूज करके, फर्टिलाइजर्स को खेती में बहुत ज्यादा आजकल यूज हो रहा है। मतलब जो पहले एक टाइम का होता था ना, देसी तरीके से या ट्रेडिशनल तरीके से खेती होती थी, वो अब बिल्कुल भी नहीं रही है। आज के टाइम में आपको मैं बता दूं, अगर कोई किसान ये सोचे कि मैं बिना फर्टिलाइजर्स के खेती करूंगा तो वो अपनी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट तो समझते हो आप लोग? नहीं, कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। मान लीजिए अगर ये कुछ एक बॉटल है तो बॉटल को बनाने में कितना खर्चा हुआ, ठीक है, ये कॉस्ट है। फिर वो कितने पे बेचेगा वो होगी उसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो वो सेलिंग प्राइस में उसका क्या होगा? प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। तो अगर आज के टाइम पे कोई बिना फर्टिलाइजर के खेती करता है तो वो किसान के लिए ये भी पॉसिबल नहीं होगा कि वो अपनी कॉस्ट को निकाल सके। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ श्रीलंका का। आज से 3-4 साल पहले श्रीलंका क्या हुआ? दिवालिया घोषित हुआ। दिवालिया समझते हो आप लोग? यानी कुछ भी पैसा नहीं होना, ठीक है, यानी सब तरीके से बर्बाद हो जाना। जितने भी उधार हमने लिए उनको बोल देना आप मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुझे जो भी ले जाना है मेरे घर का सामान या कुछ भी, यानी जो करना है कर ले, हम मेरे पास पैसे नहीं है। तो श्रीलंका भी दिवालिया घोषित हुआ था। पता है क्यों? उसका रीजन यही था कि उन्होंने वहां के फार्मर्स को क्या किया? प्रेशराइज किया कि आप लोग फर्टिलाइजर्स का यूज मत करें खेती बाड़ी में, ठीक है। तो उन्होंने ये किया भी, फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया। तो उससे ये हुआ कि उनका आउटपुट कम हुआ। आउटपुट कम हुआ तो देखो वो सेक्टर क्या हुआ? धीरे धीरे बर्बाद हुआ। अब एग्रीकल्चर से पूरी कंट्री, पूरा सिस्टम, पूरी इकोनॉमी क्या होती है? लिंक होती है। तो हुआ ये कि अब उससे जो फिर सेक्टर रिलेटेड था, उससे सेक्टर रिलेटेड था ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, ट्रकें और ये सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है। तो इनका आउटपुट नहीं हुआ तो वो एग्रीकल्चर की वजह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर क्या हुआ? पहले उसने सफर करना शुरू हुआ, ठीक है। फिर अब एग्रीकल्चर से एक और सेक्टर कहीं ना कहीं लिंक होता है, बैंकिंग सेक्टर। फार्मर्स क्या होते हैं? बहुत सारे लोन्स ले रखे होते हैं। अब उनका आउटपुट नहीं हुआ, उनकी सेल्स नहीं हुई, तो हुआ क्या कि बैंकिंग सिस्टम भी क्या हुआ? धीरे धीरे सफर करने लगा। अब बैंक पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड से, पूरी कंट्री की इकोनॉमी से कनेक्ट होते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन कनेक्ट हुआ, फिर ये दो सेक्टर पे बात आई और ऐसे इस तरीके से पूरा इकोनॉमिक सिस्टम श्रीलंका का बिगड़ गया और एक टाइम आया कि वो क्राइसिस में आ गया और दिवालिया घोषित हो गया, ठीक है। तो आप ये ना समझे कि एग्रीकल्चर से सिर्फ किसान लोग ही सफर करते हैं, पूरा सिस्टम क्या होता है? इससे कनेक्टेड होता है। कई बार आप लोग चीजें खरीदने जाते हैं, मान लो कुछ अलग ही एग्रीकल्चर से हटके ही, पर वो किसान लोग बोलते हैं ना, मतलब शॉपकीपर्स बोलते हैं ना कि इस साल बारिश नहीं हुई है इसलिए सभी चीजों के रेट महंगे हो गए। अब बताइए बारिश से किताबों का, बुक्स का, प्लास्टिक आइटम्स का, दूसरी चीजों का क्या कनेक्शन है? डायरेक्टली तो कहीं कनेक्शन नहीं दिख रहा है,
लेकिन इनडायरेक्टली है। ठीक है, जब खाने पीने की चीजें महंगी होगी तो दूसरी चीजें भी क्या होगी, ऑफकोर्स महंगी होगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। और डिमांड सप्लाई का भी कंसेप्ट इसमें आता है। और आज के टाइम पे देखो एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड है, आप लोग सभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सभी का कुछ ना कुछ एम होगा। तो आप में से कोई सोच के बैठा है कि मेरे को आगे होके किसान बनना है? कोई नहीं, सब बोलेगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है। बट कोई भी ये नहीं कहेगा आज के टाइम पे कि मेरे को किसान बनना है। उसका रीजन ये है कि इस सेक्टर में, इस फील्ड में बहुत ज्यादा मुसीबतें, परेशानी आती है। एक एग्जांपल देता हूँ, आप 10th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका? अ लेटर टू गॉड। उसमें क्या हुआ था लेंचो के साथ? उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। क्या रीजन था उसका? अब देखो किसान लोग कैसी कैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई क्रॉप बोया बारिश का, तो जरूरी नहीं है कि बारिश होगी, कई बार होता बारिश नहीं होती है। ठीक है, फिर मान लो किसान ने एक रबी क्रॉप बोया, ठंड का टाइम बोया, तो उस टाइम क्या किसान एक्सपेक्ट करता है कि बारिश होगी? नहीं होगी। तो उस टाइम कभी कभी बारिश होती है तो पूरी फसल को खराब कर देती है। फिर कई बार ओले गिरते हैं, ठीक है, जो लेंचर के साथ हुआ, हेलस्टॉर्म्स जिसको कहते हैं, तो उससे उसकी फसल बर्बाद हो गई। ठीक है, मान लो अब सब कुछ ठीक रहा, तो क्या होता है कि किसी चीज की आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाती है। मान लो लहसन बोया किसानों ने और उसकी आउटपुट उस साल बहुत ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, मंडी में उसका प्राइस क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। तो उससे भी किसान को नुकसान हो जाता है। आज से 2-3 साल पहले ये एमपी में इतनी ज्यादा लहसन की आउटपुट हो गई थी कि किसान लोगों को बहुत ज्यादा मतलब लॉस हुआ। इतना लॉस हुआ कि कुछ किसानों ने क्या करा, मंडी लाने का भी खर्चा नहीं निकल रहा था, तो उन्होंने लहसन के बोरों को नदियों में फेंक दिया। ठीक है, यानी ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है। सब कुछ ठीक रहता है तो किसी चीज की ज्यादा आउटपुट हो जाती है और वो फसल उनको कॉस्ट भी नहीं दे पाती है। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी बनती है। अब एक और बात बताता हूँ, आपकी फैमिली में से आपके जो फादर है, हो सकता है जॉब करते होंगे, ठीक है, या खुद का बिजनेस होगा। खुद का बिजनेस होता होगा तो कितनी बार इनकम होती होगी? डेली इनकम होती होगी ना। अगर जॉब करते हैं तो कितनी बार इनकम होती होगी? साल में 12 बार। लेकिन एक किसान के हाथ में पैसा कितनी बार आता है? कितनी बार आता है बताइए? सिर्फ मैक्स टू मैक्स 3 बार आएगा। अगर तीनों फसल बोई है, रबी, खरीफ और ज़ैद भी, तो 3 बार पैसा आएगा। लेकिन उसको खर्चे तो रोज चल ही रहे ना उसके। उसको अपने मजदूरों का पैसा देना है, उसको बैंक की ईएमआई भरनी है अगर लोन लिया है तो, फिर उसके अगर बच्चों की फीस भरनी है, उसके घर का खर्च चलाना है। तो यानी बहुत ज्यादा सिचुएशन क्रिटिकल होती है इन फार्मर्स के लिए। ठीक है, और गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आती है बेनिफिट्स और इनके वेलफेयर के लिए, बट वो सभी तक कहीं ना कहीं नहीं भी पहुंच पाती है। ठीक है, तो यानी आज के टाइम पे अगर आप एक किसान से भी पूछिएगा कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरा बेटा को मैं फार्मर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मुसीबत, परेशानी और इसमें मेहनत है। ठीक है, कोई डाउट है? हाँ, अब इट टोटली डिपेंड्स ऑन द लैंड साइज। उसकी किसान की कितनी बड़ी जमीन है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और एरिया पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, मान लो एक किसान है, उसकी ऐसी जमीन है कि वहां बंजर जमीन जो होती है ना, जिसको कहते हैं बैरन लैंड, अगर वो है तो अगर बड़ी जमीन भी होगी तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उस एरिया में क्या चीज उग रही है। अपनी मर्जी से हम अपने एरिया में कुछ भी नहीं बो सकते। मान लो अभी मैं चाहूँ तो क्या अपने खेत में एप्पल की खेती कर सकता हूँ क्या? चाय पत्ती उगा सकता हूँ क्या? नहीं। जो यहाँ की फसल है, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी खेती को कर पाऊंगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट है आप पूछ लीजिए। नहीं, क्राइसिस, मुसीबत, परेशानी, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे। नहीं है डाउट? ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर टुमारो। थैंक यू। हो गया?